सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 549 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले पार्थ चौधरी एंड शाई किंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप एंड स्पेशल थैंक्स टू दीपक कुमार फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड गोल्डन डीमंस membership and very heartwarming thanks to सौरभ माझी and शक्ति खेरवार for giving 40 rupees super chat। तो चलिए फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के सबसे बेस्ट डिसाइपल की हालत अपने एक ही पंच में बेकार कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के पंच में तो एक इतनी ज्यादा खतरनाक पावर निकलती है, जो कि न सिर्फ अरीना के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ती है, बल्कि उनके सेफ हाउसेस की दीवारों को भी तोड़ते हुए पार निकल जाती है, जिसके साथ ही बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की सारी टीम वहीं पे खत्म हो जाती है। जबकि इधर जूफेन के इतने ज्यादा खतरनाक पंच को देखने के बाद में तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर और फेज सुई का भी मुंह और आंख खुली की खुली रह जाती है। और न सिर्फ ये लोग बल्कि डीमन सोल सेक्ट के तीनों यंग मास्टर की भी हालत जूफेन के इतने खतरनाक पंच को देखने के बाद में बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि वेनेबल यान और वेनेबल गुई भी जूफेन के इस एक्शन को देखकर के काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इधर न सिर्फ वो लोग बल्कि यानमो की भी हालत बुरी हो चुकी होती है, और वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये बच्चा, इस बच्चे की तो कोई सीमा ही नहीं दिख रही। जबकि उसके साइड पे खड़ी यूमी भी ये सब देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वहीं पे खड़े होते हुए उसी बात के बारे में सोचते हुए कहता है कि उस गुफा में भी मैंने अपनी इस फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था, मगर लेकिन ये फीलिंग्स फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर की तीनों फोर्सेस एक ही टाइम पर खुद ब खुद काफी ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। मगर लेकिन आखिर वहाँ वो कौन था? तो अब इधर हमें यूमी की ओर दिखाया जाता है, क्योंकि जूफेन की इतनी खतरनाक पावर्स को देखने के बाद यानमो से पूछती है कि सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है कि आखिर ये बंदा वू किंग के खिलाफ किस तरीके का प्रदर्शन करेगा? तो यानमो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि इन दोनों में से एक तो डेमोनिक कल्टीवेटर है, जबकि दूसरा वाला एक राइटियस कल्टीवेटर है। उनमें से एक जो कि हेल यानी कि नर्क की भूमि से आता है, जबकि दूसरा वाला हेवेंस जैसी आनंद की भूमि से। तो इसलिए इन दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने वाले लोगों की तो मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। हालांकि अगर बात ताकत की जाए तो मैं बिलीव करता हूँ कि उस मामले में वो किंग यू तक को भी इस आदमी इस पंच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानमो की ये बात सुनकर तो यूमी भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, जबकि यानमो आगे कहता है कि इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक काफी बड़ी हलचल मचने वाली है। और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के तीनों यंग मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हानी यूनफेंग तो अपने दोनों भाइयों से कहता है कि तो अब ये सब कुछ देखने के बाद तो ये बात बिल्कुल सेटल रही कि अब हमें कुछ भी करके हमारी होने वाली फाइट्स में फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन लानी है, थर्ड के बारे में तो सोचना भी मत, कि तब हमें अपनी जगह बनाए रखने के लिए इस बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। मगर हम इस आदमी के इस पंच का सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। याद रखना, हमें अपनी फाइट पे फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन पे तो आना ही है। तो तब अब उसके दोनों भाई भी ये समझ चुके होते हैं कि वो जूफेन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों लोग भी उसकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी हमें वापस से फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, पे अनाउंसर एल्डर जूफेन के पीछे आते हुए सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहते हैं कि लोअर 3 सेक्टरों की वजह से इस एबनॉर्मल डायरेक्शन को देख करके फिलहाल कुछ टाइम के लिए हम लोग इन मैचेस को यहीं पर रद्द करते हैं, और अब मैं इसके आगे की कार्रवाई के लिए हमारे दोनों एक्सीलेंटों को इस बात की सूचना दूंगा कि फिर वो हमें आगे की बता सके कि हमें आगे क्या करना है। इसलिए फिलहाल अलग अलग एम्पायर से आए इंपीरियल डेलीगेशन फिलहाल के लिए वापस चले जाए। तो अब रेफरी एल्डर कितना कहते ही बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर सोल फॉर्म में उनसे कहते हैं कि एल्डर, आप इस सब को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकते। यहाँ पे अभी फिलहाल सभी लोगों के सामने मेरे सभी के सभी डिसाइपल्स मारे गए, और उस बंदे ने अपने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में सभी लोगों को खत्म कर डाला, और जबकि तुम इस बात के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी वहाँ पे वेनेबल यान आते हुए उस एल्डर से कहते हैं कि इस फाइटिंग स्टेज पर तो किसी भी मूवमेंट पर मौत हो सकती है, तो फिर आखिर कुछ डिसाइपल्स के खो जाने के बाद में तुम इतना ज्यादा हंगामा क्या कर रहे हो? और तुम जो कह रहे हो उसके अनुसार तो हमें अभी कभी इस डबल ड्रैगन गैदरिंग को यहाँ बंद कर देना चाहिए। तो फिर अब क्या तुम एक जीवन के बदले एक जीवन का इंतजार करना चाहते हो? और क्योंकि अगर इस तरीके का रूल कभी लागू हो गया तो फिर बताओ कि आखिर फिर तब यहाँ से कौन बाहर निकल पाएगा, और फिर सेक्टों के डिसाइपल्स का जजमेंट कैसे किया
जाएगा। तो तब बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि मेरे बाकी के सभी डिसाइपल्स स्टेज पे कब थे, क्योंकि वो सभी के सभी लोग तो स्टेज के बाहर ही खड़े थे। तो तब वेनेवलियन उल्टा उसके ऊपर चढ़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक टट्टी हो टट्टी। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब ज़ूफेन ने अपनी फिस्ट का इस्तेमाल किया था तो तब उसकी फिस्ट स्टेज पर ही अनलेस हुई थी और उसी से स्टेज पर मौजूद आपके उस डिसाइपल की मौत हो गई। और उसकी बस इतनी गलती है कि उसकी पावर बस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई, जो कि बस बैरियर को तोड़ते हुए आपके डिसाइपल्स को जाकर के हिट हो गई, जिससे कि आपके बाकी के टीम के सदस्यों को भी थोड़ा नुकसान हो गया। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सब के लिए उस बैरियर को ब्लेम करना चाहिए, जो कि इतना ज्यादा कमजोर था कि मेरे डिसाइपल की एक स्ट्राइक को भी नहीं झेल पाया और टूट गया। तो इसलिए अगर आप इस सब को लेकर के इतने ज्यादा क्रोधित ही हैं तो इसके लिए आपको डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर से उलझना चाहिए। तो तभी उन दोनों लोगों के इस झगड़े के बीच में रेफरी एल्डर आते हुए कहते हैं कि प्लीज आप दोनों लोग वापस चले जाइए और मेरा इंतजार कीजिए, और जब मुझे एक्सीलेंट से इस बात का आंसर मिल जाएगा तब उसके बाद आप दोनों उस समाधान से संतुष्ट हो जाओगे। मगर लेकिन यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के नाम पर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे। तो अब रेफरी एल्डर की बात सुन के दोनों वेनेबल्स ही उनकी बात को समझ जाते हैं, फिर दोनों ही उनकी बात को एग्री करते हुए अपनी अपनी साइड पर जाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेनेबलियन अपनी सारी टीम के साथ आ जाते हैं और ज़ूफेन के साथ जाते हुए उससे पूछते हैं कि ब्रदर तुम तो हमारे सेक्ट में शांति की एक तस्वीर थे, और यहाँ तक कि उन एल्डर्स के पास जाने के समय पर भी तुमने हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर भी योजना बनाना सुनिश्चित किया था। तो फिर अब आखिर ऐसा तुम्हारे साथ में क्या हुआ था जो कि तुम मंच पे आते ही एक इतना बड़ा धमाका कर बैठे? तो क्या कहीं उस बंदे के उन बेकार शब्दों ने तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिला दिया था? क्योंकि तब मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने एक इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्शन दिया था कि यहाँ तक कि तुम्हारी आंखों को देख करके तो मैं भी एक पल के लिए डर गया था। तो क्या तुम सचमुच में उसकी बातों से इतनी ज्यादा क्रोधित हो गए थे? तो तब ज़ूफेन वेनेवलियन से पूछता है कि क्या उसने मुझे इतने ज्यादा ताने मारे थे क्या? अगर मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने तो उसे नोटिस भी नहीं किया था। तो ज़ूफेन की इस बात से तो वेनेवलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ूफेन से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे गुस्से की वो वजह नहीं थी तो फिर आखिर तुम इस तरीके से कैसे फूट पड़े, और यहाँ तक कि तुमने उसके साथ साथ उसके सेक्ट के सारी टीम को ही खत्म कर डाला, और क्या तुम हमारी उस प्लानिंग को भी भूल गए थे? तो ज़ूफेन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इसके अलावा मेरा वो पंच उस बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो इस चीज के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब इधर ज़ूफेन की सारी बातें सुनने के बाद तो वेनेवलियन भी कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मगर तभी इसी के साथ में सीन चेंज होता रहा, हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जैसे कि ज़ूफेन ने देखा था, जो कि अब वो ज़ूफेन को देखने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, और तभी एक और बंदा उसके पास चलते हुए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर ब्रदर होता है। उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर, इस पूरे दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे कहीं नहीं दिखे हो। तो मुझे लगा कि तुम कहीं बोर होकर के यहाँ से भाग गए हो, मगर अब जब मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि तुम तो यहाँ पर लोअर 3 सेक्टरों की फाइटों को देखने के लिए आए हुए हो। क्या लोअर 3 सेक्टरों में से किसी ने क्या वास्तव में तुम्हारे इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया है? लेकिन तुम तो हमारे सेक्ट में किसी भी एक्सपर्ट के चैलेंज का जवाब देने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहा करते थे। तो वो जूनियर ब्रदर हंसते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, जैसा कि आप समझ रहे हैं ये सब कुछ वैसा नहीं है, और मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की फाइट को देखने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो यहाँ पर किसी को देखने के लिए आया था। और ब्रदर, क्या आपको याद है कि कुछ दिन पहले मुझे सडनली अचानक से कुछ फीलिंग्स उठी थी और मुझे एहसास हुआ था कि मेरा डेस्टिन्ड राइवल, मेरा नियति से चुना हुआ जानी दुश्मन मेरे आसपास ही है। तो मेरी वो फीलिंग्स बिल्कुल सच थी, वो सचमुच में यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सुन वो सीनियर ब्रदर कहता है कि क्या वो लोअर 3 सेक्टरों में से है? जूनियर ब्रदर कहता है कि हाँ, मैंने उसे वहीं पर पाया है, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने उसे इमेजिन किया था, बिल्कुल मेरी ही तरह, एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ बीस्ट। उसकी भी बिल्कुल मेरी ही तरह एक सोवेरियन की बॉडी है, और हम दोनों के बीच की शक्तियाँ भी हम दोनों को एक दूसरे के करीब खींचती हैं, बिल्कुल एक अंतहीन चक्रव्यूह की तरह, जिससे कि हम कभी भी बच नहीं सकते। तब उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके सीनियर ब्रदर कहता है कि जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें पहली बार किसी को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड देख रहा हूँ। तो वो बंदा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ, आखिर एक योग्य प्रतिद्वंदी से मिलने के बाद में ऐसा कौन होगा जो कि एक्साइटेड नहीं होगा, और जब एक ही टाइप के बीस्ट एक दूसरे से टकराएंगे और इस निष्कर्ष के ऊपर निकलेंगे कि उनमें से कौन बेहतर है, तो वो नजारा देखने में कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। सचमुच यही तो मेरा कर्मा है। और माफ कर देना सीनियर ब्रदर, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे वेस्ट आइलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट होने का खिताब आपसे छीन लूंगा, इसलिए अब आप इस सब चीज को मिटा दो, क्योंकि अब ये हम दोनों बीस्टों के बीच में से ही कोई एक होगा। तो अब अपने जूनियर ब्रदर को इस तरीके से देख करके तो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा शौक हो गया होता है, और फिर वो भी उसके लिए खुश होते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर, तो फिर फाइनली तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी मिल ही गई। तो गाइस, अब भाई आगे क्या होने वाला है उसकी स्टोरी तो अब इसके अगले
एपिसोड में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई फिलहाल ये वाला एपिसोड तो यहीं पर इसी सीन के साथ खत्म होता है। बाकी अब अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल तब तक के लिए भाई मैंने चैनल पर एक काफी ज्यादा तगड़ी सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, उस पर जाकर के यार एक बार तगड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये सीरीज काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। बाकी फिलहाल गाइस वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शुक्रिया। जिसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।